हेलो फ्रेंड्स, टुडे नाउ टॉपिक इज़ द कैटलिस्ट। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कैटलिस्ट के ऊपर है कि कैटलिस्ट के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट को पढ़ेंगे और इसकी जो टाइप्स हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो बायो कैटलिस्ट है उसको मैं एक अलग वीडियो में पढ़ाऊँगी, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट को हम उत्प्रेरक बोलते हैं, जो किसी भी रिएक्शन को मतलब रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करवाने का काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को एंड स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? बढ़ाने का काम करते हैं। और मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन कब होगी? जब वहाँ पे डिक्रीज़ होगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज़ होती है। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को और डिक्रीज़ करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। कैटलिस्ट मेनली टू टाइप्स के होते हैं, होमो कैटलिस्ट और हेटेरो कैटलिस्ट, ठीक है। और वैसे कैटलिस्ट दो टाइप के और भी होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग कैटलिस्ट भी होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है कि जब हमने किसी भी मतलब रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट का यूज़ नहीं करते हैं तो उसकी जो मतलब कोई रिएक्टेंट है जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसको एक हाई एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर मतलब पार करके ही वो प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाऊं कि आपको मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, एक पहाड़ है, ठीक है। आपको यहाँ पे आप मतलब 10 लोग खड़े हुए हैं, नीचे हैं, ठीक है। इनको इस पहाड़ को पार करते ही मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा? खजाना मिलेगा। तो अगर जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा हाई होगी वही तो इस मतलब बैरियर को मतलब इस पहाड़ की ऊंचाई को पास करके मतलब इस पहाड़ की जो हाइट है उसको पास करके ही तो यहाँ तक इस खजाने के पास पहुँचेगा। तो सेम ऐसे ही है कि रिएक्टेंट के मोलिक्यूल जिनकी एनर्जी हाई होगी वो तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को ईजिली क्या कर देंगे? पास कर देंगे। बट जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी मतलब जिस मोलिक्यूल की एनर्जी कम होगी तो वो तो प्रोडक्ट तो नहीं बना पाएगा, वो तो यही रिएक्टेंट की फॉर्म में ही रह जाएगा, ठीक है। तो विदाउट कैटलिस्ट की मदद से अगर हम कैटलिस्ट की मदद नहीं लेते हैं तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है, ठीक है। हाई हो जाती है तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो कितनी हो जाएगी? मतलब कम हो जाएगी। मतलब रिएक्टेंट के मान लो 10 मोलिक्यूल्स ही हैं, रिएक्टेंट के मान लो हमारे पास 10 मोलिक्यूल हैं, 10 में से 5 मोलिक्यूल ही इस एक्टिवेशन बैरियर को पार करेंगे तो प्रोडक्ट हमें रिएक्टेंट तो हमने हमारा पूरा 100% लिया है पर प्रोडक्ट हमारा कितना बनेगा? ओनली फॉर 50% बनेगा, ठीक है। अगर हम देखो अगर हम कैटलिस्ट की मदद लेते हैं तो कैटलिस्ट क्या कर देता है? इस पहाड़ की जो ऊंचाई है इसको क्या कर देगा? थोड़ा सा कम कर देगा कि जो रिएक्टेंट की मोलिक्यूल इसमें से भी पास नहीं हो रहे थे मतलब मान लो 5 इसमें से पास ईजिली हो जाते हैं, 5 रह जाते हैं तो 5 मोलिक्यूल इतनी एक्टिवेशन एनर्जी को ईजिली पार कर देंगे जिससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा? हमारा 100% प्रोडक्ट हमें मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को मतलब जो रिएक्शन होती है उसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करता है, मैक्सिमम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का काम करता है और ये एक्टिवेशन जो एनर्जी होता है इसको क्या कर देता है? स्लो कर देता है। कैटलिस्ट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मैक्सिमम रिएक्टेंट मोलिक्यूल में। जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्टेंट मोलिक्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने का काम करवाता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है विदाउट कैटलिस्ट की मदद से अगर हम किसी भी रिएक्शन को बिना कैटलिस्ट के करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कम मोलिक्यूल ही लेस रिएक्टेंट मोलिक्यूल गेट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट के अंदर। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि विदाउट कैटलिस्ट की मतलब बिना कैटलिस्ट के रेट ऑफ रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है और वहाँ पे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देखें कैटलिस्ट की मदद से तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट की मदद लेते हैं तो कैटलिस्ट की मदद लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम रिएक्टेंट मोलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रोडक्ट मिलेगा। सो दैट जो कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। ये हमारे पास था कैटलिस्ट का इंट्रोडक्शन। अब हमारे पास आते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं। होमोजीनियस कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं जो प्रेजेंट मतलब कैटलिस्ट आर प्रेजेंट होते हैं सेम फेज़ के अंदर और हेटेरो का मतलब होता है कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फेज़ के अंदर। इनके अंदर क्या होता है कि जो डिफ्यूज़न रेट होता है मतलब होमोजीनियस कैटलिस्ट के अंदर डिफ्यूज़न रेट क्या होता है? फास्टर होता है और इसके अंदर क्या होता है? स्लोवर होता है। सिलेक्टिविटी इसके अंदर हाई होती है तो इसके अंदर क्या होती है? लो होती है। इसके अंदर हाई एनर्जी पासिस की जाती है और इसके अंदर क्या होता है? लो एनर्जी को पास आउट किया जाता है। इसके अंदर
क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है, और इसके अंदर नो फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट नहीं होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉन रिसाइकल होती है, इसका दोबारा से यूज़ नहीं होता है, बट ये रीयूजेबल होती है, रिसाइकल भी होती है और रीयूजेबल भी होती है। इट इज़ नॉट फिल्टर ईजिली, मतलब इसको दो फेज़ हो गए, दोनों फेज़ मतलब सेम फेज़ के हैं, तो उन दोनों को मान लो फिल्टर करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, और इसके अंदर फिल्टर क्या हो जाता है, ईजिली फिल्टर हो जाता है। केमिकल रिएक्शन इसके अंदर क्या होती है कि केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होती है, और इसके अंदर केमिकल रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। ये रिएक्शन जो है लो टेम्परेचर पे, ये जो रिएक्शन होती है लो टेम्परेचर के ऊपर हो जाती है, ठीक है, लो टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन, मतलब सॉरी, इसके कहने का मतलब ये है कि जो होमोजीनियस कैटालिस्ट होता है उसको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देती है, ठीक है। लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती है, और कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। सॉरी, देखो, लो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर, कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और ये फास्ट रेट ऑफ, कम टेम्परेचर के ऊपर ही रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देती है, फास्ट कर देती है, और जो एनर्जी होती है, हाई एनर्जी इसके अंदर क्या की जाती है, पासिस की जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि हाई टेम्परेचर इसमें रिक्वायर्ड किया जाता है, ये इजीली क्या होता है, हाई टेम्परेचर फास्ट किया जाता है, बट फिर भी इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट नहीं है, ठीक है। ये जो होता है इजी और एक्सपेंसिव होता है, और ये जो होता है इकोनॉमिक फॉलो करता है प्रिंसिपल को। इसमें जो एक्सचेंज होता है एनर्जी का वो फास्ट होता है, और इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज़ नॉट फास्ट, इसके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है वो फास्ट नहीं है। एक्टिव साइट आर वेल डिफाइंड होती है, इसके अंदर एक्टिव साइट वेल डिफाइंड नहीं होती है। वेल डिफाइंड रिएक्शन, इसके अंदर रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, और इसके अंदर इट डज़ नॉट डिफाइन, रिएक्शन का कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता है। दूसरा यहाँ पे ये आता है कि जो हिट्रोजीनियस कैटालिस्ट होते हैं ये नॉन लिविंग कैटालिस्ट होते हैं। कैसे कैटालिस्ट होते हैं, नॉन लिविंग कैटालिस्ट होते हैं। तो देखो, हमने होमोजीनियस कैटालिस्ट में क्या पढ़ा कि जो कैटालिस्ट होता है वो सेम फेज़ का होता है, ठीक है, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड करता है, लो टेम्परेचर के ऊपर फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगी, और हाई एनर्जी इसके अंदर पासिस होगी, और इसके अंदर जो सिलेक्टिविटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। और हिट्रोजीनियस कैटालिस्ट के अंदर इसका बिल्कुल क्या होता है, अपोजिट होता है। अब आता है कि जो होमोजीनियस कैटालिस्ट होते हैं इसका मतलब होता है कि जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कैसे होते हैं, सेम फेज के होगी। मान लो लिक्विड है तो लिक्विड ही होगा, लिक्विड लिक्विड ही रिएक्ट करेंगे, गैस गैस ही रिएक्ट करेगी। इसमें यहाँ पे क्या है कि SO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 गैस की प्रेजेंस में SO3 हमें गैस ही दे रही है, ठीक है। आगे ये इसके और एग्जाम्पल है और फिर हमारे पास आता है कि जो हिट्रोजीनियस कैटालिस्ट होते हैं ये मेनली 3 टाइप के होते हैं, एसिड कैटालिस्ट, बेस कैटालिस्ट, और मतलब एसिड कैटालिस्ट होते हैं, बेस कैटालिस्ट होते हैं, और इनको हम नॉन लिविंग कैटालिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एसिड कैटालिस्ट में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HF हो गई, ठीक है। बेसिक के अंदर क्या होता है, जिरकोनिया हो गया, एल्कलीन हो गए, एल्काइल और एल्कलीन अर्थ मेटल्स हो गए, ठीक है। ये हमारे पास होता है हिट्रोजीनियस कैटालिस्ट।